नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। गुजरात लॉबी अगर राजीव नारायण जी की बातें सुन लेगी तो उसको पसीने आ जाएंगे। क्या क्या बातें की हैं उन्होंने नेतन्याहू को लेके, हमारे विश्व गुरु को लेके, एपिस्टीन फाइल को लेके और 4 PM चैनल को जो बंद कराया गया उसको लेकर। आजकल जस्ट संजय पे ब्लॉगिंग कर रहा हूं। ये जो आप लोगो देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप यूट्यूब पे जाइए, जस्ट संजय को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मस्ती की बातें होंगी। चैनल खुलेगा नहीं खुलेगा राजीव जी ने बताया है, और सरकार कितना डरी हुई है। ये हमारी एंकर है फिजा, जिसका आप फोटो देख रहे हैं, ये इसका इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट है। सरकार ने एक रील केवल इसने बंद बोल दिया कि 4 PM क्यों बंद कराया, उसको भी प्रतिबंधित कर दी। सोचिए सरकार कितना डरती है। सुनिए राजीव जी का इस बारे में क्या कहना है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है राजीव नारायण जी आपका। और बहुत गड़बड़ आदमी है आप। मैंने कहा था आपके चक्कर में मेरा चैनल बंद हो जाएगा। देख लीजिए हाँ। सरकार आपको तो कुछ बिगाड़ नहीं पाती है, बार बार मेरा चैनल बंद कर देती है। 8 महीने पहले बंद किया था इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद खुला। और फिर यूट्यूब से मेल आया कि साहब आप एंटी नेशनल हैं, चैनल बंद कर दिया जाता है। बंद कर दिया गया। ये बात अलग है कि चैनल बंद होने के बाद जो मेरे बाकी चैनल हैं वो रॉकेट की तरह से, जेट की स्पीड से बढ़ रहे हैं। ये मतलब अच्छा। 10-10, 15-15 लाख उस पर व्यू आ रहे हैं, 20-20 हजार सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। यानी पूरा देश जानना चाहता है। और मजे की बात यह है राजीव जी, हमारे यहाँ एक बड़ी तेज तर्रार एंकर है फिजा, तो उसने रील बना के डाली इंस्टाग्राम पे कि कैसी सरकार है जो हमारे संपादक से 4 PM से इतना डर गई। आप सोचो, एक एंकर है, एक रिपोर्टर है, उसकी रील को भी भारत सरकार ने बंद करा दिया कि फिजा के इंस्टाग्राम की रील भी बंद हो गई। साहब की फिजा जी ऐसा क्यों बोल रही हैं? यानी सरकार को 4 PM पे आने वाली आवाजें इतना डरा रही हैं कि सपने में भी उनको 4 PM, संजय शर्मा, फिजा ये सब दिखाई दे रहे हैं। तो राजीव जी जरा ये बताइए कि वाकई में मेरे सितारे खराब है जो चैनल बंद करा दिया, या ये मेरे हित में है? क्योंकि पूरी दुनिया आज देख रही है कि ऐसा कौन सा चैनल है पूरे देश में। जब पहलगांव का हमला हुआ तो केवल 4 PM बंद हुआ। अभी मैंने सवाल ये कर लिया सिर्फ कि भैया क्या एपिस्टीन फाइलों से डर लग रहा है जो ईरान के पक्ष में बोल नहीं पा रहे हो, तो मेरा चैनल बंद करा दिया। मतलब देश में सारी कार्रवाइयां, EOW, ED, इनकम टैक्स, हमला, सब कुछ होना है 4 PM पे मुझ पे होगा। लेकिन मजे की बात ये राजीव जी, मैं जानना चाहता हूँ मुझे डर क्यों नहीं लगता? मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, मैं तो फुल मस्ती में हूँ। जस्ट संजय चैनल बनाया और फिर ब्लॉगिंग करता हूँ रोज पिया के साथ और मजे कर रहा हूँ। तो मैं समझ नहीं पाता कौन सा ग्रह ऐसा है कि मुझे इससे डरना चाहिए। मुझे डर ही नहीं लगता। दूसरा राजीव जी बताइए, देखकर के क्या चैनल बंद रहेगा या खुलेगा बोलेगा, या क्या उम्मीद लग रही है? क्या सितारे? पहले यहां से शुरू करता हूँ, फिर आपसे आज बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि नेतन्याहू वाकई में निपट गए क्या? ईरान के अंदर इतनी ताकत कहां से आई? और अमेरिका कह रहा है कि आरएसएस को बंद कर दो, तो आरएसएस की जन्म कुंडली है क्या? ये तमाम बात मुझे आज आपसे करनी है। लेकिन पहले मैं पूछना चाहता हूं अपना कि 4 PM नेशनल परमानेंट बंद हो गया या हम अदालत में जा रहे हैं, वहां से कुछ राहत मिलती नजर आ रही है आपको? हाँ, बहुत अच्छी बात। देखो ऐसा होता है संजय जी, हमने आपके अक्सर प्रोग्राम में ये बात करी है कि तीसरा घर जो होता है, जो हमारी कोई भी हॉरोस्कोप ले लीजिए, जैसे किसी भी हॉरोस्कोप को देखें, जैसे भारत की हॉरोस्कोप में उठा लेता हूं, थर्ड हाउस, अभी मैं बता रहा हूं, तीसरा घर होता है कम्युनिकेशन का। जैसे भारत की हॉरोस्कोप में 5 ग्रह बैठे हैं, तो तीसरा घर जो होता है वही हमारे मूवमेंट का होता है, फ्रीडम का होता है और राइट टू इंफॉर्मेशन का होता है। तो जो हमारी बॉडी में करंट आता है ना दर्शकों, उत्साह का भी तीसरा घर होता है। मेहनत करने की क्षमता जो होती है वो भी तीसरा घर होता है। हॉबीज का भी तीसरा घर होता है। आपके स्टेट ऑफ माइंड का भी थर्ड हाउस होता है। तीसरा घर मतलब थर्ड हाउस। तो ऐसे में अगर आपको, और आपको पता है, किसी को हाथ पैर बांध करके फेंक दिया जाए, जिसको किडनैपिंग कहते हैं, उसमें भी थर्ड हाउस का रोल होता है। अगर थर्ड हाउस एफ्लिक्टेड है तो आपको वहां कन्फाइन कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, मतलब किडनैपिंग हो जाएगी, आपको रस्सियों से बांधना। और 8वां घर होता है गुप्त स्थान पे ले जाकर छोड़ देना। जैसे पहले के टाइम में हमारे क्षेत्र में होती थी ना, फिरौती होती थी, किडनैपिंग हो जाती, सेठ लालाओं की, सेठ लोगों की बहुत चली, डकैत होते थे हमारा तो डकैतों वाला इलाका रहा है। एटा मैनपुरी बड़ा फेमस रहा है उत्तर प्रदेश में। पहला मेरा दर्शकों को हम भी उसी इलाके से आते हैं, बदायूं भी वैसे ही है। हाँ, ठीक बात है। अब बाद में हमारा नरेंद्र तिवारी ने फिरोजाबाद जिला कर दिया, लेकिन मैं जन्म जब हुआ था तब उस समय मैनपुरी जिला था मेरा। तो संजय जी, ये तीसरे घर की जब मैंने इतनी सारी बातें की, तो मैं आज आपको वो राइटअप के जरिए शेयर करता हूं कि आपके भविष्य का, आपके चैनल का भविष्य क्या है। ये राइटअप है जो अपने ऑफिस में बोलिएगा, जरूर शेयर करेंगे। According to Vedic astrology, the third house in a horoscope signify communication,
physical growth, enthusiasm, hard work, valor, mental inclination, hobbies and other interests. At the same time, it is the 6th house. ये छठवां घर है 10वें घर से अगर काउंट करते हैं। 10वां घर हमारे सभी लोगों का कर्म का होता है। जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि चाहे रिक्शा चलाइए, चाहे चैनल के मालिक बन जाइए, चाहे फिल्म एक्टर बन जाइए, या प्रधानमंत्री बन जाइए, मंत्री बन जाइए, या साधारण कोई सा छोटे से छोटा काम करिए, तो 10वां घर हमारे नाना प्रकार के वर्किंग का होता है। उससे जब हम उंगली रख करके काउंट करके, दर्शकों मैं ज्योतिष सिखा रहा हूं आपको, तो तीसरा घर संघर्ष का आता है। और आपको बहुत अच्छी जानकारी बता दें, जीवन में याद रखिएगा, जिस व्यक्ति की जीवन में कभी संघर्ष नहीं आया, फिलोसफिकल होकर के बोल रहा हूं, वो कभी भी ग्रेट आदमी नहीं बन सकता, कभी भी महान आदमी नहीं बनेगा। तो ये आप अच्छा मानिए कि एक बार नहीं, आपको तो भगवान ने 2 बार हाथों में लड्डू दे दिए, 2 बार आपका चैनल बंद हो रहा है। क्योंकि हमने अक्सर आप लोगों को ये बताया कि आप जिस तरह से, जितनी तेजी से टेनिस बॉल को जमीन पर मारते हैं, उतनी ऊंचाई पे जाती है वो। तो जितना किसी को दबाया जाता है, वो उतना ही ऊंचा जाता है। आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आरएसएस की तरह से नहीं कि कोई जेल ही नहीं गया, किसी ने आंदोलन ही नहीं किया, लेकिन जितने आंदोलन करने वाले लोग थे, सालों साल जेल गए और कोर्ट कचहरी के केसेस में रहे, लेकिन उनकी वजह से ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। तो वो हुआ ना, उनको फल मिला। क्यों होता है, इसका भी लॉजिक ज्योतिष के अनुसार मैं बता रहा हूं। इसी 10वें घर पे संजय जी अपनी कुंडली में, किसी भी कुंडली में है, 10th हाउस पे उंगली रखिए। और छठवां घर होता है हमारा संघर्ष का, लिटिगेशन का। कोर्ट कचहरी में अब आपको भी वकील करना पड़ेगा, या जो भी आप कर भी रहे होंगे। तो हमारे हैदर भाई और तला भाई जिंदाबाद हैं, 2 ऐसे काबिल वकील हैं। और कपिल सिब्बल जी तो बिल्कुल आए, मतलब मेरे बड़े भाई ऐसे हैं, उनका फोन आया कि बताओ क्या करना है। तो ये मेरी टीम है ना, हैदर भाई, तला भाई, कपिल सिब्बल साहब, मुझे कोई मतलब डर लगता नहीं है, कोई परेशानी होती नहीं है कोर्ट कचहरी में। ठीक है, तो अब आप देखो, जो छठवां घर होता है, ये सारे लिटिगेशन का, आप वकीलों से डिस्कस करेंगे, आर्गुमेंट करेंगे, वगैरह वगैरह। तो जब 10th हाउस पे आप उंगली रखते हैं, तो तीसरा घर बनता है छठवां घर। और 10th हाउस पे जब अगर हम उंगली रखें, तो छठवां घर हॉरोस्कोप का बनता है 9वां घर। जहां 9th हाउस आता है, वो कुंडली का सबसे ऊंचा घर है, मतलब भाग्यस्थान। आपके, हमारे सभी के भाग्य कब खुलते हैं? जब जीवन में संघर्ष आते हैं। संजय जी, भाग्य का ताला तभी खुलता है जब संघर्ष। लेडी लक इज स्माइलिंग ऑन यू। आपके ऊपर लेडी लक जो है आपकी स्माइल कर रही है कि अब संजय जी और चैनल के सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और बड़ा अच्छा कवरेज होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूं उसमें। तो ये 10th हाउस से 6 होता है, और 8th फ्रॉम 8, 8 में से 8वां। मैंने आपके एक प्रोग्राम में कहा था ना, किसी की डेथ अगर प्रेडिक्ट करनी है, कैसे डेथ होगी, तो उसके 8वें घर से 8वें घर, मतलब तीसरे घर को देख लीजिएगा। वो घर में उसकी डेथ होगी, घर के बाहर होगी, ये मैं पहले एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। सो डेथ और परमानेंट चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, किसी की व्यक्ति की जिंदगी में अगर मूलभूत परिवर्तन आता है, ट्रांसफॉर्मेशन, तो भी तीसरा घर एक्टिवेट होता है। एंड दी 12th हाउस फ्रॉम 4th हाउस, ये चौथे घर से जब हम काउंट करेंगे तो पीछे वाला घर बनता है, मतलब 12वां घर। तो चौथा घर किस चीज का होता है, और 12वां घर का जहां शब्द आता है तो लॉस, ह्यूमिलेशन, डिस्ग्रेस। और 4th हाउस होता है हैप्पीनेस, पीस, कंटेंटमेंट, श्रद्धा, ट्रस्ट और फेथ। दैट इज वाई मीडिया, राइट टू इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन आर कंसीडर्ड एन इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। इसीलिए सूचना के अधिकार को, मीडिया को हमारा चौथा स्तंभ माना गया डेमोक्रेसी का। कोई भी देश की डेमोक्रेसी, किसी भी देश की डेमोक्रेसी तब तक जिंदा नहीं रह सकती जब तक तीसरा घर उसका पीड़ित होगा। 3rd हाउस के एक्टिवेट होते ही उसके डेमोक्रेसी में जाना, जैसे हमारा गोदी मीडिया बन गया ना, क्योंकि बीजेपी की कुंडली में हत्या करने का योग है तीसरे घर में, एलाइज की हत्या और मीडिया की हत्या। 3rd हाउस मीडिया का होता है, हम बता चुके हैं। द 4 PM यूट्यूब चैनल नेशनल हैज बीन ब्लॉक्ड ऑन थर्सडे, पिछले थर्सडे को हुआ, by the arrogant, oppressive, anti-people BJP government, which is destroying democracy, the constitution, constitutional institutions, and the fundamental rights of the country's people, which is extremely cowardly and has completely surrendered before America and Israel, so that the people of the country cannot receive the truth information about reality. Based on the horoscope of Sanjay ji, आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी हॉरोस्कोप में आपको पता है 5वें घर का लॉर्ड है, और साथ में 10वें घर का भी लॉर्ड है। 10वां घर कर्म का होता है। शुक्र 3rd हाउस में है, अभी आपके एक्टिव है, सो वर्किंग। तो फिर वापस ये चैनल तो दोबारा खुलने जा रहा है।
अब ये कब खुलने जा रहा है उसकी बात आपको बता देता हूं। सरकार का कारक होता है सूर्य। तो जब आपका चैनल ब्लॉक हुआ था वो 15 मार्च से पहले की डेट थी, 15 मार्च से। उस समय सूर्य जो है राहु केतु के बीच में फंसा हुआ था, मंगल भी साथ में था। एरोगेंट अहंकारी सरकार की साजिश, जब भी राहु केतु आता है तो कॉन्स्पिरेसी का एंगल दिखा जाता है। तो ये सरकारी तंत्र ने कॉन्स्पिरेसी की थी। अब सूर्य हो गए 15 मार्च को फ्री, तो चैनल तो भैया इसी हफ्ते में आपका खुलने जा रहा है। इसी हफ्ते में आपका चैनल खुल जाएगा, जो हमारा रनिंग हफ्ता चल रहा है। हाँ, जब भी, क्योंकि आपकी बुध की दशा मैंने देख ली थी, जब मैंने हॉरोस्कोप देखी आपकी, तो उसमें 9th लॉर्ड बुध की दशा भी आपकी आ रही है, छोटी सूक्ष्म दशा, जो 15 या 16 तारीख से शुरू हो रही है और 10 दिन की करीब है, 16 से 26 तक। तो इसी दौरान आपका चैनल आपका खुल जाएगा। सो बधाई हो, सत्यमेव जयते। हम लोगों को ये बार बार वेदों की बात हम करते हैं, सत्य इव जयते। इव कहते हैं सर, ये पूरा वर्ड संस्कृत का संधि विच्छेद करेंगे, इव कहते हैं ही, सो सत्य की विजय होगी। ये आपके लिए फलादेश है और आप मौज करिए और इसी तरह से अटैक करते रहिएगा, ठीक है। सही है। अब आती है, चैनल खुल गया तो आपको, चैनल खुल गया तो आपको बेसन के लड्डू भिजवाऊंगा, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। जरूर 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 जरूर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आते हैं संजय जी, बात आपका दूसरा ही बात एक आपने कही थी अभी। पहले मैं नेतन्याहू की बात करता हूं, फिर हम आरएसएस की बात पर आएंगे। देखिए, पहले उस समय मैंने पिछले प्रोग्राम जब किया था तो मैंने कहा था मेरे पास नेतन्याहू की हॉरोस्कोप, उस दिन मेरा प्रिंटर खराब था, ये मैंने नेतन्याहू की हॉरोस्कोप है दर्शकों, ये नेतन्याहू की हॉरोस्कोप है। उसमें नेतन्याहू का जन्म हुआ है 21 अक्टूबर 1949 और शुक्रवार का दिन था। तेल अवीव, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, लग्न में शुक्र है, तीसरे घर में नीच का बृहस्पति, 5वें घर में राहु, 10वें घर में इनके शनि और मंगल, जो मंगल इनका 6वें घर का लॉर्ड है, इसलिए झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है और एंगर वाला भी है और भोगी किस्म का व्यक्ति भी है, क्योंकि इसकी मंगल की दृष्टि लगन पे जा रही है और मंगल जो है 10वें घर में दिग्बली होता है। सूर्य इसका नीच का, इसलिए गंदा सोल है, बहुत ही खराब आत्मा है, दुष्ट किस्म का व्यक्ति है। और चंद्रमा भी इसका पीड़ित है राहु केतु के बीच में और बुध के साथ, तो कपट योग भी बन रहा है इसकी हॉरोस्कोप में। तो संजय जी आपको बता देता हूं, ये एक बहुत चैलेंजिंग बात है। ये बात मैंने आपके प्रोग्राम में, पिछले प्रोग्राम में भी ये वाली हॉरोस्कोप भी डिस्कस की, वो भी दिखाइएगा, या इसका मून चार्ट भी मैंने डिस्कस किया था। तो नेतन्याहू की जो वर्तमान में जो दशा चल रही है संजय जी, वो केतु वीनस राहु, और ये 26 फरवरी से शुरू हुई है। और इस व्यक्ति ने 26 फरवरी के बाद 28 फरवरी को, ना चाहते हुए भी, शायद अमेरिका नहीं चाहता होगा, हमारे मोदी जी तो खैर इससे दोस्ती निभाने चले गए थे, 25 को ही पहुंच गए थे, और इसने अटैक कर दिया 28 तारीख को। तो ये काल ने इसको हत्या कराने के लिए, ठीक है, खामनेई जी का भी अंत हम 6 महीने पहले ही प्रेडिक्ट कर चुके थे। और दूसरी बात है कि आप जो मेरी शॉर्ट वीडियो मेरे जर्नलिस्ट फ्रेंड ने जो बनाई है अपने आपका जो वार के ऊपर हमने जो प्रोग्राम किया था 4 तारीख को, वो 4 तारीख की स्मॉल पोर्शन है जिसमें मैंने भविष्यवाणी की थी कि इस युद्ध में विजय होगा ईरान, बर्बादी होगी इजराइल की, और बुरी तरह बर्बादी होगी। साथ में मैंने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि ये इजराइल के बड़े सर्वोच्च नेता की हत्या हो जाएगी। साथ में मैंने एक और बात कही थी कि अमेरिका जो है क्या नाम है, इमेज वाइज और क्या नाम है, फाइनेंशियली इकोनॉमिक लेवल से बहुत क्या नाम है बदनाम होगा देश में, उसका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। उसकी आर्म्स इंडस्ट्री को बहुत बड़ा, जो उसकी इमेज थी, जो आर्म्स के जरिए दुनिया भर में अपने हथियार बेचकर इकोनॉमी चलाता था, वो उसको बहुत बड़ा संकट आया, क्योंकि उसके जितने भी नामी गिरामे आर्मामेंट्स थे वो सब डैमेज हुए हैं, चाहे वो क्या नाम है मिसाइल को रोकने वाले चीज, ड्रोन्स हो या कोई भी हो, वो सब बर्बाद हुए हैं। सुन लीजिए दर्शकों, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, assassination of top leadership of Israel, destruction of extensive damage to the Israel। तो इस युद्ध में बर्बाद कौन होगा? इजराइल। इस युद्ध में जीतेगा कौन? ईरान। सुन लीजिए, इस युद्ध में अमेरिका और को क्या मिलेगा? डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा अपमान, डिसग्रेस, और इनको इंटरनेशनल कोर्ट में इनके ऊपर वॉर क्रिमिनल का केस चलेगा। तो मैं नेतन्याहू जी की एक स्पेसिफिक चीज बताने जा रहा हूं। मैंने उसी 4 तारीख के प्रोग्राम में, संजय जी, बहुत सारी आजकल फेक वीडियोस आ रही हैं, कोई कॉफी पीते हुए आ रही है,
कोई लड़कियों के साथ हो रही है। समझ में नहीं आता, हमारा कॉमन सेंस मर गया है दुनिया के लोगों का, कि एक आप व्यक्ति के घर में आग लगी पड़ी है, उसके लोग ज्यादातर, उसकी आबादी कंट्री की बंकर में रह रही है, वो आदमी इतना लेजर टाइम निकाल सकता है कॉफी पीने का, लड़कियों के बीच में घूमने का? क्यों हम बेवकूफ बनते हैं सरेआम? वो सब सारी की सारी वीडियोज जो हैं वो फेक हैं, एआई के द्वारा जनरेटेड हैं। तो मैं स्पेसिफिक होकर के बताता हूँ, लोग मेरे पास क्वेश्चन भी कर रहे थे, मैंने जब अपने उस 4 मार्च के प्रोग्राम में जब मैंने ये शेयर किया था कि 3 तारीख जो ग्रहण वाला दिन है, 3 तारीख को ग्रहण पड़ा था, लूनर इक्लिप्स, और 4 तारीख उस दिन चूंकि चंद्रमा सिंह राशि में था, राहु केतु के बीच में, और मंगल भी वहीं उसी साइकिल में था, और नेत्राओं की हॉरोस्कोप का 8th लॉर्ड बुध भी उसी साइकिल में पीड़ित था, और अभी भी आज की डेट में भी पीड़ित है। तो जब मैंने बहुत नैरो डाउन करके उस चीज को एनालाइज किया, मैंने कहा नेतन्याहू के लिए 3 मार्च से लेकर 9 मार्च का पीरियड ही डेंजरस है, इसी में इसकी हत्या हो जाएगी। तो मेरा आज भी मानना है दर्शकों, आज मैं दुनिया के लोगों को फिर से चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि नेतन्याहू की लाइफ का किसी भी एंगल से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार बचना संभव नहीं दिखाई दे रहा है 3 मार्च से लेकर 9 मार्च के बीच में। संजय जी, 3 मार्च से लेकर 9 मार्च के बीच में नेतन्याहू का काम तमाम हो जाना चाहिए था। ये हॉरोस्कोप देख के मैं बता रहा हूं, ये राइटअप है, जरूर शेयर कीजिए, नीचे लिखा भी है मैंने लिखा है, चंद्रग्रहण 3 मार्च 2026 को, चंद्रमा सिंह राशि में था, राहु केतु मंगल से पीड़ित था, सूर्य बुध लग्नेश और 6 लॉर्ड मंगल भी पीड़ित था उस दिन, अर्थात चंद्र लग्न, चंद्र सूर्य महादशा का स्वामी केतु सभी पाप ग्रहों के प्रभाव में थे 3 तारीख से ही, 3 मार्च से, और बुध 8th लॉर्ड जो मृत्यु का हाउस का लॉर्ड होता है वो भी पीड़ित था। चंद्र कुंडली के अनुसार, इनके मून चार्ट के अनुसार चंद्र ग्रहण 6वें और 12वें भाव की एक्सिस में पड़ा था। लग्नेश बुध उस समय चंद्र कुंडली के अनुसार इनके जो क्या नाम, लग्नेश बुध 6वें भाव से गोचर कर रहे हैं और पीड़ित भी हैं। तो दुर्घटना का 6वां भाव होता है दुर्घटना का, एक्सीडेंट का। लग्नेश बुध दुर्घटना के 6वें भाव में पीड़ित है। इस कुंडली का 8th लॉर्ड बनता है कन्या, जो चंद्र कुंडली का, वो भी पीड़ित है। अतः इनका वॉयलेंट एंड 3 मार्च से लेकर 9 मार्च के बीच में हो जाना चाहिए। और मजे की बात, मैं अभी कोई प्रोग्राम सुन रहा था तो उसमें यह कहा कि नेतन्याहू जी को जो 3 मार्च को हमला हुआ उसी में इनकी जान चली गई है। और सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूं, एक बहुत बहुत बड़ी चीज, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं निमित्त हूं, ये हनुमान जी की कृपा है और मेरे गुरुदेव KN राव जी की कृपा है। संजय जी, ज्योतिष जब भी मैं दुनिया से जब चला जाऊंगा तब भी उसके बाद याद रखिएगा, ये 2 भविष्यवाणियां संजय जी 200 साल की, मैं 100 साल की बात नहीं कर रहा, अगले आने वाले 200 साल में याद की जाएंगी कि किसी वैदिक एस्ट्रोलॉजर ने अपने देश के एक छोटे से शहर में रहते हुए, पहले तो 6 महीने पहले 29 जून के आसपास का शायद प्रोग्राम था 2025 का, जब मैंने ईरान की कुंडली डिस्कस करते हुए भविष्यवाणी की थी कि ईरान के सर्वोच्च नेता की, धार्मिक नेता की हत्या हो जाएगी, और वो पूरी हुई। दोनों वीडियो, स्मॉल वीडियो मेरे जो जर्नलिस्ट फ्रेंड ने बनाई है वो जरूर शेयर कीजिएगा एक साथ लगा के, सो दैट हमेशा के लिए ज्योतिष को लोग ये मानेंगे कि ये वाली बात कोई दुनिया में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हमारे जो वर्तमान के इनके शासक हैं, जब ये इसमें सत्ता में आए हैं खोमेनी जी, तो उन्होंने उस समय कहा था कि दुनिया में 2 शैतान हैं, एक बड़ा शैतान अमेरिका है और छोटा शैतान जो है इजराइल है। और अब मैं ईरान की ये बात तो बताता हूँ, ईरान ये रहा, ईरान को क्यों नुकसान होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा वार में, हमेशा मैंने आप लोगों को, ये ईरान की हॉरोस्कोप है। तो अतः ईरान एस्ट्रोलॉजिकली एक धर्म, मॉरल और इथिक्स पर चलने वाला देश है, क्योंकि इनकी कर्क लगन की कुंडली में इनका दया, करुणा, संविधान, न्याय के भाव का स्वामी बृहस्पति लग्न में उच्च का है। इन्हें मिलिट्री एज वेल एज इकोनॉमिकली भारी नुकसान होने का संभावना है, इस इनकी जो अभी तक हुई है। मून चार्ट के अनुसार इनका 4-10 एक्सिस अत्यंत पीड़ित है, और इनका 10वें घर का लॉर्ड मंगल भी ट्रांजिट में अफ्लिक्टेड है। अतः इनके टॉप लीडर्स को जान का भी खतरा है। इसी तरह यूएस के जन्म हॉरोस्कोप में राहु की महादशा चली और वो 12वें भाव में प्लेस है। ट्रांजिट में ये राहु इनके वार के हाउस
7th हाउस में प्रवेश कर चुका है अमेरिका की 29 मई को। कुंभ राशि 7वां घर बनती है, सिंह लग्न की कुंडली है अमेरिका की। लग्न में मंगल केतु के साथ अंगारक योग बना है, तो अमेरिका की कुंडली में भी अंगारक योग बना हुआ लग्न में। इसीलिए इन ग्रहों योग के आधार पर ये ऐसा योग बन रहा है कि अमेरिका इस वॉर में जरूर एंटर करेगा, इन्वॉल्व होगा। दूसरी बात, जब मैंने 4 मार्च के प्रोग्राम में आपके कही कि नेतन्याहू मतलब इजराइल के सर्वोच्च नेता की हत्या हो जाएगी, वो नेता आज 3 तारीख से मतलब आप सोचिए कि 28 तारीख को युद्ध होता है और आज हम प्रोग्राम जब हमारा करने जा रहे हैं 17 मार्च है। मतलब आप सोचिए 17 दिन के अंदर उस नेता का आता पता नहीं है और दुनिया उसको चाय कॉफी पीता हुआ देखना चाह रही है। कितना गलत बात है। तो ये मेरी भविष्यवाणी दोनों हमेशा हमेशा मेरे दुनिया से जाने के बाद भी याद करी जाएंगी। 200 साल का बात कर रहा हूं संजय जी। हम जब एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च कर रहे थे, आप पुरानी एक बात बताता हूं, तो हमारे के.एन. राव साहब जब मेरे रिसर्च गाइड थे, उन्होंने एक बार चर्चा की थी बीवी रमन साहब की। बीवी रमन साहब बेंगलोर के और साउथ इंडिया के बहुत नामी ग्रामी जोशी होते, आजादी से पहले के। बाद में उनकी बेटी आजकल वो चला रही है, वो आजादी के बाद में ही उनकी डेथ हुई थी। लेकिन बिफोर इंडिपेंडेंट उन्होंने एक छोटी सी भविष्यवाणी की थी कि आजादी के आंदोलन से संबंधित किसी महत्वपूर्ण नेता की हिंसक मृत्यु होगी। 1947 में की थी। 1948 में जब वो डेथ हुई है महात्मा गांधी की, तो उसके बाद बीवी रमन साहब का ग्राफ इतना ऊंचा हो गया। के.एन. राव साहब हमें बताते थे कि उस जमाने में 500 रुपए वो फीस कर दी थी उन्होंने कुंडली देखने की। सोचिए उस जमाने के 500, मुझे नहीं पता 50 लाख होते हैं कि 5 करोड़ होते हैं, आई डोंट नो। वो कैलकुलेशन आप दर्शक कर सकते हैं अपने आप। मतलब 1948 में एक प्रिडिक्शन करने पे बीवी रमन साहब की फीस हो गई थी 500 रुपया 1948 में। और आप सोचिए मेरे जैसा साधारण ब्राह्मण ये भविष्यवाणी कर रहा है कि इजराइल के और ईरान के दोनों सर्वोच्च नेताओं की, एक की 6 महीने पहले और एक की अभी। और आप देखिए सारा चीज सामने है। साथ में किसने सोचा था, कौन सा कोई जर्नलिस्ट हो, कौन सा पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कौन सा व्यक्ति है जिसने ये कभी सोचा था वॉर होने से पहले कि ईरान जो है सुप्रीम होगा, जो ईरान नाक में दम कर देगा। आपने कहा था कि धुआं उठा देगा, हमारे यहाँ तो हमारी भाषा में कहते हैं, आपने तो शायद कहा था बदामी की भाषा में घुस भर देगा। तो एक्चुअली में उसने अमेरिका, इजराइल सभी के अंदर घुस भर दिया है, मोदी जी के अंदर भी घुस भर दिया है। आपको जानकारी के लिए बता दो, मोदी जी बात कर रहे हैं वहां के राष्ट्रपति से। खामनेई का बेटा मोदी जी से बात नहीं कर रहा है। खामनेई का बेटा मोदी को जरूर दंडित करेगा, ये मेरी तीसरी भविष्यवाणी ले लीजिएगा, क्योंकि वो अपने पिता के अपमान को भूला नहीं है। किस तरह से मोदी जी बिना बुलाए वहां चले गए। आपको पता है कि आज देश को एनर्जी क्राइसिस में झोंकने का पूरा अपराध नरेंद्र सरेंडर ने किया है ना। ये 25 फरवरी 2026 को इजराइल जाता और डोनाल्ड ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर ईरान पर हमला और उनके धर्मगुरु और सर्वोच्च नेता खामनेई की हत्या के षड्यंत्र में शामिल है। मैं तो मुंह पे कहता हूं नरेंद्र मोदी शामिल है, तो भारत के सामने ये संकट आता ही नहीं। आज पूरा ईरान मोदी और उसकी सरकार के एटीट्यूड से बहुत नाराज है। मिडिल ईस्ट के वॉर खत्म होने के बाद नरेंद्र सरेंडर को व्यक्तिगत तौर पर इसकी सजा को भुगतना पड़ेगा और ये खामनेई का बेटा ही इस चीज को सजा को डिसाइड करेगा और ईरान इसको जरूर दंडित करेगा। कारण बताता हूं, एक किसी ने वीडियो शेयर की थी, उसमें ईरान के बड़े मंत्री ने यह कहा है कि हम भारत के लिए गैस और पेट्रोल उसी कंडीशन पर खोल रहे हैं क्योंकि भारत में हमारे भाई रहते हैं, ना कि भारत की डिप्लोमेसी के ऊपर, ना भारत के नरेंद्र मोदी के कहने पर। क्योंकि जिस राष्ट्रपति को आप फोन कर रहे हैं वो तो रबर स्टैंप है, जैसे हमारे यहाँ की राष्ट्रपति को रबर स्टैंप बना रहा है, वहां जो भी किसी की चल रही है वो खामनेई के बेटे की चल रही है। और एक और चीज मैं जानना चाहता हूं कि आपने पिछले प्रोग्राम में भी मुझसे पूछा था क्या कारण है कि ईरान विजयी क्यों हुआ है। भैया दर्शकों फिर से दोबारा ईरान की कुंडली देख लीजिएगा। देखिए 9वें घर का लॉर्ड उच्च का बैठा है लग्न में, लग्नेश उच्च का बैठे हैं दूसरे घर में। कोई माई का लाल दुनिया में आज नहीं आज साल 1 लाख साल बाद भी ईरान को खत्म नहीं कर पाएगा। आज नहीं, आज से 1 लाख साल बाद भी। और इसलिए क्योंकि ईरान ने ये धर्म का युद्ध लड़ा है। मैंने आपके प्रोग्राम में ये धर्म और अधर्म के युद्ध का छोटा सा राइटर फिर से शेयर कर रहा हूं कि धर्म युद्ध वो कहा जाता है जिसका उद्देश्य धर्म की स्थापना करना होता है, अधर्म का नाश करना होता है और न्याय की पुनर्स्थापना करना होता है और अपने लोगों की रक्षा करना। ईरान ने तीनों काम किए हैं। केवल धर्म क्यों, जो
1948 से इजराइल बना था, जिस तरह से मिडिल ईस्ट में और मुस्लिम कंट्रीज के बीच में उसने गुंडागर्दी फैला रखी थी, उस अधर्म को खत्म करने के लिए ये समय काल ने डिसाइड किया था, आना ही था। उसके लिए जब भी कोई इस तरह के बड़े बदलाव आते हैं तो दर्शकों बहुत बड़ी बलि दी जाती है। तो आज ईरान का नुकसान हुआ है, या ईरान में बहुत खामनेई समेत कई महत्वपूर्ण मंत्रियों की मृत्यु हुई है, इसको मान के चलिए कि आहुति देनी पड़ी। जैसे महाभारत में भी कौरवों को 100 कौरव थे वो, और द्रोणाचार्य से लेकर के बड़े बड़े योद्धा भीष्म पितामह से लेकर सभी लोग उसमें मरे। तो इस तरह की आहुति तो दी जाती है, तभी एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा जा सकता है। तो ईरान जो है धर्म युद्ध लड़ रहा था, इसके कारण ईरान की विजय निश्चित थी। और जो इजराइल और अमेरिका था वो अधर्म का युद्ध लड़ रहा था। और अधर्म का युद्ध होता है हमारे शास्त्रों के अनुसार जिसका पर्पज होता है जमीन पर कब्जा करना, लैंड, उसका पर्पज ही सेल्फिश होता है, लैंड, वेल्थ, पावर, रिवेंज, प्लंडर, लूट और एक्सपेंशन, अपने राज्य का विस्तार करना। देयर इज नो स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेशन टू फॉलो रूल्स, वायलेंस, डिसेप्शन, बिट्रेयल, अटैकिंग द इनोसेंट, जैसे हमारी 200 बच्चियां मार दी इन लोगों ने, इजराइल और ईरान अमेरिका ने, मे बी एम्प्लॉयड इन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट सच वॉर कॉल्ड डिसेप्टिव, ट्रेचरस वॉर और ग्रीडी वॉर। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि ईरान के जीतने का एक और कारण है। ये देखो दर्शकों, ये हमारी वाल्मीकि रामायण, भगवान राम का जन्मदिन आ रहा है। इसी नवरात्रि में भगवान राम का रामनवमी के दिन जन्मदिन होता है, जो वाल्मीकि रामायण जरूर दिखाइएगा। तो वाल्मीकि इस धर्म के युद्ध में वही विजयी होगा जो धर्म रथ पर स्थापित होगा। भगवान राम ने विभीषण को एक के साथ संवाद होता है भगवान राम का, जो कि विभीषण गीता के रूप में जाना गया है। भगवान राम कहते हैं धर्म रथ क्या है। भगवान विभीषण के हताश होने पर, विभीषण हताश होने लगा कि भगवान राम जो है रावण को हरा नहीं पा रहे थे। उनको लगा, ये लगता है राम जी के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मेरे भाई को हरा पाए। तो वो थोड़ा सा निराश होने लगा, क्योंकि उनका भाई बहुत बड़े रथ पर था, बहुत सारी सेना थी उसके पास। तो भगवान विभीषण के हताश होने पर समझाते हैं, जब वो रावण की ताकत वर्तमान में यूएसए, इजराइल, नाटो देश, मिडिल ईस्ट के दलाल देश और मोदी जी का भारत, भारत पूरा भारत नहीं, मोदी का नकली भारत, और शक्ति को जानकर परेशान होने लगे थे युद्ध के बीच में। जैसे आप लोग भी परेशान हो रहे थे कि ईरान कैसे जीतेगा। तो राम जी कहते हैं, हे विभीषण, जो सदैव धर्म रथ पर सवार होकर युद्ध करता है उसकी विजय निश्चित है। इसमें विलंब या कुछ संघर्ष, चुनौतियां तो आ सकती हैं, परंतु विजय उसी की होगी जो धर्म रथ पर है। और धर्म रथ के कुछ हिस्से बताए भगवान राम ने। उन्होंने कहा, शौर्य और धैर्य इसके 2 चक्र होते हैं। शौर्य का अर्थ होता है बाहरी शक्तियों की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति, और धैर्य को कहा गया है, धैर्य का अर्थ होता है आंतरिक बल और आंतरिक शक्ति। दूसरा सत्य और शील कहते हैं चरित्र को। इस रथ की ध्वजा और पताका होती हैं। सत्य और शील मतलब अच्छा चरित्र ईरान का है, इजराइल का और अमेरिका का नहीं है। इस रथ की ध्वजा और पताका होती हैं। बल, विवेक, संयम और परोपकार इसके अश्व होते हैं, हॉर्सेस होते हैं। कृपा, क्षमा, समता कहते हैं स्टेट ऑफ इक्वलिटी, सुख दुख में, गर्मी सर्दी, हानि और लाभ में समान रहने की क्षमता इस रथ की लगाम होती हैं। तो किसी भी धर्म युद्ध को जीतने वाले योद्धा या देश में ये गुण होने चाहिए। नरेंद्र मोदी जी सुन लीजिए, भाजपा के लोग सुन लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप के आंटी अंकल सुन लीजिए, कि आप लोगों जिस और आरएसएस के लोग भी सुन लीजिए, क्या आपके अंदर ये गुण मौजूद हैं, चिंतन जरूर करें। तो किसी भी धर्म युद्ध को जीतने वाले योद्धा में जो गुण होते हैं, रणवीर, जो युद्ध भूमि में वीर है, अर्थात युद्ध क्षेत्र को छोड़कर नहीं भागता, नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की तरह। यहां पर रणवीर कौन थे? अयातुल्लाह खामनेई साहब। उन्होंने युद्ध भूमि में अपना देश, अपना घर में शहादत दी, जबकि नेतन्याहू, ट्रंप बंकर में छिपे छिपे घूमते रहे। दानवीर, जो दान करने में वीर है। आपको जानकारी होनी चाहिए दर्शकों, मुझे डेट और समय याद नहीं है, लेकिन भारत को एक बार पेमेंट विलंब हो गया था, तो ईरान ने जो है उसमें इंटरेस्ट वेव ऑफ कर दिया था, और ईरान हमारे हमेशा सुख दुख में काम आया। तो दान करने की उनकी क्षमता भी है ईरान की। दयावीर, जो दया करने में वीर है। ईरान ने कभी भी किसी के ऊपर इस तरह के नाजायज कब्जा करने की बात नहीं की, और ईरान ही गाजा के केस में बराबर, फिलिस्तीन के केस में बराबर अपनी आवाज उठाता रहा। दयावीर, जो दया करने में वीर है।
विद्यावीर जो ज्ञान समझ विवेक में वीर है, त्यागवीर या धर्मवीर जो सत्य पालन सत्य निष्ठा में शूरवीर है। डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी के अंदर इनमें से कोई गुण नहीं है, बल्कि ये लोग सदैव छल कपट षड्यंत्र, पीठ में छुरा भोंकना, धोखे से, भ्रष्टाचार, चोरी से, सत्ता हत्याना, प्रजा की आवाज, मीडिया कंट्रोल करके नियम कानून कॉन्स्टिट्यूशन को नष्ट करना, हिंसा भेदभाव पैदा करके समाज को बांटना, असत्य फेक न्यूज के द्वारा नैरेटिव बनाकर उसका 24/7 प्रचार करना, देश दुनिया को भ्रमित करना, निर्मम निर्दोष लोगों की हत्याएं कराना, जासूसी कराना, डेटा चोरी करना, महिलाओं गरीबों किसानों का शोषण करना, ईवीएम SIR के जरिए वोट चोरी करना आदि राक्षसों वाले सभी गुण मौजूद हैं। ये इतिहास के सभी तानाशाहों की तरह अंदर से बेहद डरपोक किस्म के व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं संजय जी। अब आता हूं मैं बात उसकी, तो मैंने इसलिए आपको बता दिया धर्म अधर्म की युद्ध की बात की और क्यों ईरान के अंदर ये गुण है जिसके कारण ईरान जीतने वाला। दर्शकों आपको बहुत अच्छे से समाचार बताता हूं, कुछ बड़े महत्वपूर्ण पत्रकारों के साथ मुझे भी एक निमंत्रण आया है ईरान की एम्बेसी से, जिसको मैं कल जाऊंगा उन लोगों के साथ, क्योंकि मेरी कुछ वीडियोस वहां पर शेयर की गई हैं और उस चीजों को वहां पर बहुत अप्रिशिएट किया गया है। अब आते हैं संजय जी, एक आपने बहुत अच्छी बात कही है कि RSS के बारे में मैंने जो दर्शकों 6 जुलाई 2025 के प्रोग्राम में RSS की हॉरोस्कोप डिस्कस की थी। 6 जुलाई 2025 को मैंने एक हॉरोस्कोप डिस्कस की और उसमें मैंने ये बताया था, ये राइट आप शेयर कीजिएगा। मैंने आपको इस प्रोग्राम में कहा था RSS की हॉरोस्कोप डिस्कस करते हुए कि ये संस्था धर्म संस्कृति और आस्था की आड़ में बिजनेस ट्रेड भोग विलासता डोनेशन और अन्य लग्जरीज फंड ट्रांसफर इन फॉरेन लैंड्स एसेट्स की मानसिकता रखने वाले ग्रह युगों से प्रभावित है। इसीलिए उस पीरियड में यूएसए में एक मीडिया ग्रुप ने एक्सपोज किया था कि RSS ने यूएस की एक लॉबिस्ट फर्म को लगभग 3,30,000 डॉलर का पेमेंट किया था। $3,30,000 का पेमेंट जुलाई 2025 के बीच में किया था यूएस लॉ मेकर से फेवर लेने के लिए। क्या ये अदानी को बचाने के लिए था या मोदी को बचाने के लिए था या यूएस इंडिया ट्रेड डील के लिए था, ये सब जांच का विषय है। वो अपने ऊपर यूएसए में बैन लगाने से रोकने के लिए भी उन्होंने यूएस में लॉबिंग की। यूएस में लॉबिंग संजय जी लीगल है, वहां पे लीगल प्रोफेशन है, इसको डिस्क्लोज करना पड़ता है। लेकिन देशवासियों को जानकर हैरानी होगी कि RSS ने उसी लॉबिस्ट फर्म को पेमेंट किया जिसे पाकिस्तान भी यूज करता है। पाकिस्तान भी उसी लॉबिस्ट फर्म को हायर करता है। RSS भारत में अभी तक रजिस्टर्ड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तब इन्होंने किस कैपेसिटी और अथॉरिटी के साथ ये पेमेंट किया? क्या इसमें मोदी सरकार की रजामंदी शामिल है? इस सबसे यूएसए में भारत की छवि और खराब हो रही है। ये कंफर्म मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। देश की जांच एजेंसीज ईडी सीबीआई IT क्यों इस पर खामोश है? अब ताजा तरीन जो मैंने देखा था, शायद किसी के साथ आपने भी प्रोग्राम किया था, आज सच बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये RSS की हॉरोस्कोप है। देखो मनी लॉन्ड्रिंग का केस मैंने क्यों कहा था? बाहर में घर में बैठा शनि, इनका तीसरा घर होता मनोभाव का, एफर्ट्स करने का, मतलब आप हाथ पैर चलाओगे, जो आपकी क्रियाएं हैं वो सारी तीसरा घर है। और चौथा घर होता है हमारा डोमेस्टिक रिसोर्सेज का, पैसा अपने देश से लूटना और बाहर भेजना। तो शनि इनका तीसरे घर का और चौथे घर का लॉर्ड बनता है। वृश्चिक लगन की कुंडली है। 27 सितंबर 1925 को RSS फॉर्म हुई थी और ये शनि भोग विलासता के शुक्र के साथ 12वें भाव में बैठा है। और चंद्रमा इनका पीड़ित है। चंद्रमा इनका 9th लॉर्ड है जो नैतिकता का हाउस है। इसीलिए नैतिकता नाम की इस संस्था के अंदर कोई मतलब 1% भी नैतिकता नहीं है। तो चंद्रमा भी पीड़ित है। 9th हाउस 3rd हाउस की एक्सेस पूरी पीड़ित है राहु केतु के साथ। और बृहस्पति जो कि संस्कार और क्या नाम है एथिक्स एंड आइडियलिज्म का प्रतीक होता है, सनातन धर्म की संस्कृति को भी प्रिय है, वो शनि मंगल दोनों से पीड़ित है। और बृहस्पति जो है इस कुंडली में इसके साथ साथ 5वें घर का लॉर्ड है। 5वां घर होता है बुद्धि का। सो बुद्धि का हाउस भी इनका पीड़ित है और बुद्धि का लॉर्ड भी इनका पीड़ित है। बृहस्पति मंगल की दृष्टि आ रही है दोनों तरफ। संजय जी इसके साथ मैंने ये कहा 7th लॉर्ड एंड 12th हाउस इनके प्रभाव में आते ही विदेशों में भारत की इमेज खराब होगी और विदेश में काला धन ये जमा कराएंगे। तो मैं एक छोटी सी रिपोर्ट आपके साथ जो उसी को जस्टिफाई करते हुए बता रहा हूं। यूएसए की एक ऑफिशियल इंडिपेंडेंट और द्विदलीय
बाईपार्टीजन सरकारी जो फेडरल है कमीशन है, जो यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF, जिसे 1998 के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट IRFA के तहत बनाया गया था। इस संस्था ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को 2 दिन पहले अराउंड 14 और 16 मार्च 14 to 16 मार्च के अराउंड रिकमेंड किया है कि RSS पर टारगेट सैंक्शन लगाए जाएं, और वो सैंक्शन में वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रंप सरकार को आदेश दे रहे हैं कि इंक्लूडिंग एसेट फ्रीजेस एंड एंट्री बैन्स, मतलब इनकी धन संपत्ति जो विदेशों में है वो जब्त की जाए, और इसके अलावा RSS और RSS से संबंधित लोगों के वीजा आदि कैंसिल किए जाए, रोके जाए, मतलब उनकी यूएस में एंट्री बैन की जाए। तो दर्शकों जानकारी के लिए बता दें, USCIRF है क्या? इज ए फुल्ली लेजिटिमेट ऑफिशियल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बॉडी बाय लॉ IRFA and subsequent amendments like the Frank-Wolf Act to monitor, इसका काम होता है to monitor global religious freedom and advise the President, Secretary of State and Congress. It only issues advisory reports and recommendations. It has no direct power to impose bans, sanctions or assets seizures itself. और दर्शकों आपको याद के लिए बताता हूं, नरेंद्र मोदी जी का जब एज ए चीफ मिनिस्टर जो यूएस में बैन था, इनके ऊपर इनका वीजा नहीं मिला था, वो इसी संस्था के रिकमेंडेशन के कारण, गोधरा कांड के ऊपर उन्होंने जब रिपोर्ट भेजी थी, तो इस संस्था की वहां पर लीगल मतलब स्टैंडिंग भी है। तो USCIRF ने अपने 2026 एनुअल रिपोर्ट मार्च में जो रिलीज की है, भारत को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न CPC के रूप में नामित करने की सिफारिश की है, क्योंकि 2025 में धार्मिक फ्रीडम की निरंतर गिरावट आई है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिया है। और रिपोर्ट में इन्होंने जो फाइंडिंग दी है संजय जी, ये सब चीजें शेयर करने वाली हैं, क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं, और हमारा प्रोग्राम जिस तरह से इंट्रोडक्शन में देखा जाता है, और मैं तो बार बार कहता हूं कि आने वाले समय में ये स्कूल कॉलेजेस में लेक्चर के रूप में जरूर पढ़ाए जाएंगे, ये मेरे प्रोग्राम के कुछ अंश पार्ट्स। तो की फाइंडिंग ऑफ USCIRF जो RSS के बारे में, और हमारी एक रॉ जो विदेशी एजेंसीज है भारत सरकार की, उसको भी उन्होंने नामित किया है। 2025 में नंबर 1 रिलीजियस माइनॉरिटीज, मुस्लिम्स, ईसाई आदि के खिलाफ नए कानूनों को लागू किया गया, जो उनके रिलीजियस प्लेसेस को टारगेट करते हैं। नंबर 2, भारत सरकार ने व्यापक नजरबंदी और अवैध रूप से रिपोर्ट निर्वासन की सुविधा प्रदान की, जिसमें सिटीजन्स और रिलीजियस शरणार्थियों को शामिल किया गया। याद होगा दर्शकों, इसी तरह 2020 में कोविड पीरियड में निजामुद्दीन दिल्ली में एक धार्मिक आयोजन में आए तबलीगी जमात को कोविड कैरियर कहते हुए भारत सरकार, गोदी मीडिया, भाजपा के मंत्री, प्रवक्ताओं, अंधभक्तों द्वारा 24/7 टारगेट किया गया था, जो बाद के वर्षों में कोर्ट ने उसको जांच करके फर्जी पाया और कोर्ट ने उसे रद्द भी किया। नंबर 3, हिंदू नेशनलिस्ट मॉब्स द्वारा लिंचिंग, कई राज्यों में धर्मांतरण, मोरल पुलिसिंग, कई राज्यों में विशेष रूप से बीजेपी रूल राज्यों में मुसलमानों, ईसाइयों के खिलाफ उत्पीड़न, उकसाना, वायलेंस किया गया, और उन्हें सरकारों ने अपराध की छूट दी, मतलब इम्प्यूनिटी दी, मतलब सरकार ने बेल भी दे दी उन लोगों को। नंबर 4, विजिलेंट अटैक्स को सहन किया गया, जिसमें रिलीजियस माइनॉरिटीज पर हमले भी शामिल हैं। रिपोर्ट में क्लियरली स्पष्ट किया गया कि RSS इन सीवियर वायलेशंस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इनको सहन करता है और बढ़ावा भी देता है। इसके अतिरिक्त इस संस्था ने भारत की रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को भी इन्हीं कारणों से बैन करने की मांग की है, क्योंकि ये दोनों रॉ और RSS विदेश में रह रहे हिंदू नेशनलिस्ट के सहयोग से विदेशों में क्राइम भी करने में लिप्त हैं, और विदेश से इनको पैसा भी फंडिंग होता है। पहलगाम हमले के बाद टूरिस्ट की हत्या के बाद रिलीजियस माइनॉरिटीज पर हिंसा बढ़ी, ये ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा गया। ये लेटेस्ट तगड़ा तमाचा है डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी उसकी सरकार के मुंह पर। पिछले तमाचे हम गिना ही चुके हैं कि किस तरह नरेंद्र मोदी को शपथ में नहीं बुलाया, हमारे बच्चों को बेड़ियां हथकड़ियां डाल करके भेजा गया, हमारे क्या नाम है 100 से लगभग 100 बार तो सीज फायर कराने की ट्रंप बात कर चुके हैं, हमारे 5-6 विमान गिरे, फाइटर विमान, वो भी ट्रंप ने कहा। इसके अलावा कितने घटिया बयान दिए गए संजय जी, हमारा देश कैसे, हम लोगों की, हमारा 100 विमान मर चुका है, हमारे देशवासियों को क्या कहा गया वहां विदेशी मीडिया में, किसने कहा, ये सब जांच का विषय है कि नरेंद्र मोदी
इजराइल और ईरान के इजराइल और अमेरिका के आगे टांगे खोल करके क्या करते हैं भगवान जाने, वो इस तरह का बयान भी आया है। और एक बड़े मंत्री ने वहां पे ये भी कहा था, जो मैंने अपने प्रोग्राम में शेयर भी किया है, कि नरेंद्र मोदी दो तानाशाह देशों चाइना और रशिया के साथ में सोते हैं उनके बिस्तर पर। इस तरह की घटिया बातें एक देश के प्रधानमंत्री के लिए कहा गया। और नरेंद्र मोदी का खूब मजाक उड़ाया जा रहा है, जो 25 फरवरी को इजराइल की संसद में वो उन्होंने कहा था कि इजराइल फादरलैंड है और इंडिया मदरलैंड है। वो कहे ओके, इजराइल इज डैडी एंड इंडिया इज मॉम। ये वहां के लोग, इस तरह के मीडिया में लोग मजाक उड़ाते हैं। ये सब हमारे भारत के साथ कितना लगातार अपमान, जो आज तक हमारे आजाद भारत में कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। तो ये जो लेटेस्ट तमाचा जो आरएसएस में बैन करने का, रॉ को बैन करने का आया है, इससे पहले मोदी के चेहरे पर कई बार तमाचे मारे, मतलब मुंह पर थूका है। स्लैप्ड मोदी's face many times, spat on his face, but crossing all limits of shamelessness, this surrender leader just says, "Ji my baap, yes my lord," grabs Trump's feet, start licking them and becomes silent. लेकिन बेशर्म की सभी हदें पार करते हुए हिंदी में बोल रहा हूं, ये सरेंडर नेता, भाजपा गोदी मीडिया, भाजपा मंत्री, आरएसएस, बेशर्म देशद्रोही पत्रकार, कॉर्पोरेट लीडर जी माई बाप कहते हुए ट्रंप और उसकी सरकार के पैर पकड़कर उन्हें चाटने लगते हैं और खामोश हो जाते हैं। और मैं बार बार आप लोगों को हमेशा याद दिलाता हूं, आपको कहता हूं कि भाई मेडिकल साइंस की रिपोर्ट को थोड़ा सा आप भी पढ़ा करिए मेरी जैसे, कि कहते हैं कि भाई 5% ब्रेन किसके अंदर है, और मनुष्य के अंदर 40% स्वस्थ मनुष्य के अंदर जो, और कौन सा ब्रेन, जो एनालिटिकल ब्रेन है, जो लॉजिक और रीजनिंग देता है, जो अच्छे बुरे में, सत्य असत्य में, सही और गलत में भेदभाव करने की, भेद करने की आपको पावर देता है, उसको फ्रंटल लोब कहते हैं। वो कुत्ता, गधा, सुअर, थोड़ा सा और इज्जत के साथ डिग्निफाइड वर्ड्स में यूज कर सकता हूं, मैं कर रहा हूं, मैं डॉग, डोंकी, पिग, इनके अंदर 5% होता है। क्या हमारा देश इस तरह का 2014 के बाद बन चुका है? क्या हमारे आंटी अंकल व्हाट्सएप ग्रुप 5% वाली कैटेगरी में आ गए हैं, जो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं कि आज ये सब चीजें आप उनको देखनी पड़ेगी? कितना बड़ा घोर अपमान है संजय जी। साथ में आप देखिए कमल का फूल, वैसे भी पिग की बात जहां तक आई तो हिंदी में कीचड़ कहते हैं, अंग्रेजी बोल देता हूं मैं, अंग्रेजी में मड कहते हैं, और कीचड़ कमल जो है उसी में खिलता है ना। तो मेरे ख्याल से तो कुत्ता, गधा, सुअर में से तो कोई एक जानवर शायद कीचड़ में रहता है, मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं आ रहा है। दर्शकों में आपके विवेक पे छोड़ रहा हूं कि कुत्ता, गधा और सुअर में से कीचड़ किससे ज्यादा अच्छी लगती है, तो उस पर ऐसी बातें करते हैं आप। बिल्कुल मोदी जी से एकदम खार खाए रहते हैं, बीजेपी एकदम ही खार खाए जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं एक और चीज आज लेकर के आया हूं, एक उसके बाद लास्ट आपका प्रोग्राम हम अपना एंड करना चाहेंगे। अक्सर ये बात करते हैं ये संघ के लोग, ये भाजपा के लोग, भाजपा की कुंडली ये देख लीजिएगा, संघ की कुंडली में दिखाई चुका हूं, ये है भाजपा की कुंडली। आज मैं आप दर्शकों इनका पर्दाफाश करने जा रहा हूं। ये बड़ा आपको संघ की शाखाओं में और भाजपा के प्रवचन सुनने को मिलते हैं देशभक्ति राष्ट्रभक्ति का। आज इनका एक्सपोज करने जा रहा हूं। पहले तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार देशभक्ति राष्ट्रभक्ति देखी कैसे जाती है, तो मैं सबसे पहले आपको ये राइट अप शेयर करता हूं, जरूर इसको शेयर कीजिएगा। देशभक्ति अंग्रेजी में पेट्रियोटिज्म एंड राष्ट्रवाद नेशनलिज्म का सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है। देशभक्ति इज अ डीप इमोशन इन विच ए पर्सन फील्स लव, ग्रेटिट्यूड एंड डेडिकेशन टुवर्ड देयर कंट्री, इट्स लैंड, कल्चर, हिस्ट्री, लैंग्वेज एंड पीपल। ये प्रेम सक्रिय रूप से प्रकट होता है देश की रक्षा के लिए बलिदान, उसकी प्रगति में योगदान, उसकी शॉर्ट कमेंट्स को करेक्ट करने की स्ट्रॉन्ग डिजायर। देशभक्ति मेरा देश की भावना से शुरू होती है, लेकिन यह घृणा, हेट्रेड या दूसरे के प्रति द्वेष, एनिमिटी पर आधारित नहीं होती। इस देशभक्ति में हेट्रेड नहीं होगा और एनिमिटी नहीं होती दो वर्गों के बीच में। यह एक व्यक्तिगत हृदय से निकलने वाला भाव है। राष्ट्रवाद क्या होता है? नेशनलिज्म। Nationalism is an ideology that places the nations above everything else. It asserts that a nation's identity, language, culture, history, borders is of supreme importance, and that the nation's interests must be prioritized over all else. Nationalism is organized politically, economically, and socially. It emphasizes national unity, independence, sovereignty, and development. सो पैट्रियोटिज्म का मूल मतलब होता है लव फ्रॉम द हार्ट, इमोशंस, और नेशनलिज्म ऑर्गेनाइज्ड आइडियोलॉजी एंड सोशल पॉलिटिकल सिस्टम
थ्रू स्ट्रक्चर, थॉट स्ट्रक्चर होता है। द टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। अति राष्ट्रवाद जब दूसरे राष्ट्र को नीचा दिखाने लगता है तो वह उग्र राष्ट्रवाद बन जाता है। जैसे आप बांग्लादेश को धमकी दे रहे थे, नेपाल को धमकी दे रहे थे, कभी पाकिस्तान को धमकी दे रहे थे, उग्र राष्ट्रवाद है ये। सोशल इंपॉर्टेंस क्या? यूनिटी एंड कलेक्टिविटी, पैट्रियटिज्म एंड नेशनलिज्म, इट्स लिफ्ट पीपल अबव डिवीजन ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज एंड रीजन, बाइंडिंग देम विद द थ्रेड ऑफ वन नेशन वन फीलिंग। भाजपा, संघ, मोदी, शाह, निशिकांत दुबे जैसे घटिया और 5% कैटेगरी वाले जो लोग, मैंने दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, आपको पहले ही बोल दिया, निम्न स्तर के लोग संस्थाओं ने यूनिटी, कलेक्टिव स्ट्रेंथ को लोगों के बीच में धर्म, जाति, वर्ण, वर्ग, भाषा, क्षेत्रवाद का जहर घोलकर कमजोर करके देशद्रोह का काम किया है और लगातार अभी भी कर रहे हैं। National development, when citizens are patriotic, they contribute to education, healthcare, economy, science and environment. भारत के नेता, सत्ता दल, गोदी मीडिया, भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स और कॉर्पोरेट लीडर्स लाइक अदानी, अंबानी, ललित मोदी, विजय माल्या, नीरव मोदी, अनिल अंबानी और अन्य लोगों का देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, साइंस एंड एनवायरनमेंट में जीरो कंट्रीब्यूशन है। अतः ये लोग देशद्रोही है। सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, सोल्जर्स सेक्रीफाइस at the border, citizens awareness, cyber security, environmental protection are all outcomes of patriotism. गुजरात के लोग व्यापार में तो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस में बॉर्डर की रक्षा करने नहीं जाता कोई भी। कल्चरल प्रिजर्वेशन, इट इंस्पायर्स प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ हेरिटेज, योगा, आयुर्वेद, वेदा, ज्योतिष। इनफैक्ट सोशली they turn a society into a family where every individual feels part of the nation and progress together. Spiritual importance कहा गया है संजय जी, मातृभूमि को देवी स्वरूप में देखना। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि देश सेवा ही ईश्वर सेवा समान है। धर्म और कर्तव्य, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, राष्ट्र धर्म आध्यात्मिक रूप से आत्मा को एलिवेट करता है। When a person lives for the nation by surrendering ego, they move toward the universal self. वेदों के अनुसार वसुधैव कुटुंबकम का संतुलन अपने देश ही नहीं, विश्व के अन्य राष्ट्रों का सम्मान करना भी सिखाता है। Because the whole world is one family. Spiritual nationalism like वेदांत और गांधी जी का अहिंसावाद takes man from the narrow to the universal. Self purification and sacrifice for the country like that of Shahid भगत सिंह etc. purify the soul. ये अटैचमेंट और इल्यूजन से फ्रीडम का पथ है। सेजेस लाइक श्री अरविंदो, विवेकानंद रिगार्डेड नेशनलिज्म इटसेल्फ एज ए स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन। देश के प्रति समर्पण, बलिदान के राष्ट्रवाद को ही आध्यात्मिक क्रांति माना जा सकता है, जिससे भारत विश्व गुरु बन सकता है। संजय जी, दूसरे घर से संस्कार देखते हैं। डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि ये ज्योतिष आप लोग नहीं तो मेरे से कहोगे कि मैंने तो एक पॉलिटिकल कमेंट्री दे दी है, लेकिन मैं आज आपको बताता हूं कि वैदिक ज्योतिष में राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति कैसे देखी जाती है। दूसरा अगर हमारा संस्कारों को ग्रेस, ग्रेट एलोक्वेंस, ह्यूमिलिटी, स्टडीनेस ऑफ माइंड्स और ओरेटरी पावर, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स और इकोनॉमी वगैरह देश के मामले में बताता है। थर्ड हाउस है करियर, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, एसोसिएट, स्टेट ऑफ माइंड, मेंटल स्टेबिलिटी, फिटनेस, उत्साह, धैर्य, कठिन परिश्रम, स्टेमिना, तीर्थ यात्रा, जर्नलिज्म, ठेकेदारी, लॉबिंग, संपादन, लेखन और स्मरण शक्ति, मेमोरी आती है। रिलेशनशिप विद नेबरिंग कंट्रीज, मीडिया एंड इस इंडिपेंडेंस आदि, ये आर्म फोर्सेस, आर्मी चीफ, पब्लिक ओपिनियन, ट्रेड विद इन द कंट्री, ये तीसरा घर। चौथे घर से हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, गुड नेम, विक्ट्री, फेथ और ट्रस्ट, मदर हमारी माँ, करेक्टर हमारा, और कंटेंटमेंट, सुख और संतोष, और साथ में आता है राष्ट्रभक्ति, पैट्रियटिज्म, क्योंकि माँ का भाव व्यक्तिगत कुंडली में माँ और राष्ट्र की कुंडली में वो माता। राष्ट्रभक्ति माता मतलब चौथे घर से देखे, और राजा का सिंहासन, डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी इसी से देखे जाते हैं। पांचवा घर सिग्निफाई करता है विजन, दृढ़ता, दृढ़ संकल्प, बुद्धि, विवेक, एजुकेशन, प्योरिटी ऑफ माइंड, पाप पुण्य, सत्य असत्य में भेद करने की शक्ति। फ्रंटल लोब, ये इसी पोर्शन से देखा जाएगा। एनालिटिकल ब्रेन, परम संतोष, एस्ट्रोलॉजी, डिवाइन ब्लेसिंग, डिवोशन, मंत्रोच्चार, कर्मकांड, प्रेगनेंसी, ह्यूमिलिटी, मंत्री, मंत्रा, स्टॉक मार्केट, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, जुआ, सट्टा, लॉटरी, भ्रष्टाचार, ये सभी पांचवें घर के सिग्निफाई करते हैं पांचवें घर को। इंटेलेक्ट एंड विजन ऑफ द पीपल ऑफ नेशन और ऑर्गेनाइजेशन, एम्बेसडर, जैसे विजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आरएसएस का पांचवा घर पीड़ित है, सो बीजेपी का भी है, इसलिए विजन ऑफ पीपल, विजन ऑफ पार्टी, विजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पुअर है।
एम्बेसडर, डिप्लोमेट और आइडियोलॉजी। जो राष्ट्रवाद है वो 5वें घर से 5th हाउस से देखा जाता है, देश की कुंडली में या किसी संस्था की कुंडली में। तो दर्शकों, दोनों हॉरोस्कोप अपने ऑफिस में कहिए संजय जी, बीजेपी और आरएसएस की हॉरोस्कोप एक साथ लगाएं और दर्शक खुद इस चीज को एनालाइज करें कि आचार्य राजीव ने जो कहा था वो सत्य दिख रहा है। 5वें घर को देखिए, 3रे घर को देखिए, 4थे घर को देखिए, 12वें घर को देखिए, इन दोनों की कुंडली में आपको मेरे सारे प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। आरएसएस का फॉर्मेशन 27 सितंबर, वृश्चिक लग्न। अतः इस संस्था की राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवाद, सनातन धर्म के पूजा पाठ की पद्धति, भारत की परंपराएं, संस्कृति, नैतिक मूल्यों की शक्ति, संविधान, न्याय व्यवस्था, विदेश नीति, आध्यात्मिक ज्ञान, चेतना, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान, विचारधारा सभी पूरी तरह से दूषित हैं। इस संस्था के, आरएसएस के पाखंड से भरे हुए हैं, तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश किए जाते हैं, उन्हें कमजोर करने वाली मानसिकता के हैं। देश राष्ट्र का कल्याण और सम्मान भी इस संस्था का केवल पाखंड और असत्य प्रचार का प्रोपेगेंडा है। भाजपा की कुंडली लगाते हुए भाजपा के साथ आगे बढ़ते हैं। इसी तरह भाजपा की हॉरोस्कोप जो मिथुन लग्न की 6 अप्रैल 1980 को बनी है, नॉलेज, आइडियलिज्म, ट्रेडिशन, कल्चर, रिलीजन, रिचुअल्स, रेस्पेक्ट फॉर स्क्रिप्चर, तीर्थ, मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल, मोरालिटी, राइटियसनेस का लॉर्ड जुपिटर वक्री और सभी पाप ग्रहों से, शनि वक्री मंगल से, राहु आदि से पीड़ित होकर गुरु चंडाल और कपट योग बना रहा है। अतः इस पार्टी का राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति भी पाखंड, असत्य पर आधारित, केवल भ्रामक प्रचार से युक्त, केवल और केवल प्रोपेगेंडा है। नैतिक मूल्यों, संस्कारों, धर्म, धार्मिक स्थलों का सम्मान, न्याय व्यवस्था, डिप्लोमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, विदेश में देश की छवि, मॉरलिटी, इथिक्स आदि इस पार्टी में शून्य है। और मृत अवस्था में छल कपट, फॉल्सहुड, फेक नैरेटिव, कपट योग, सहयोगियों के साथ धोखा, पड़ोसी देशों से खराब रिश्ते, अहंकारी, दमनकारी, तानाशाही का और जनता को सदैव दुख और कष्ट देने वाला इनका शासन होगा। अर्थात जनता इनके शासन काल में कभी खुश और संतुष्ट नहीं रह सकी। उसे नाना प्रकार के आर्थिक बीमारियों, महामारियों, युद्ध, हिंसा, आतंकवाद, प्राकृतिक प्रकोप, भूकंप, बाढ़, बर्बाद खेती, अर्थव्यवस्था, कमजोर रुपया, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिलाओं का यौन शोषण, रेप्स आदि क्राइम का बढ़ना, छात्रों, मजदूरों, आदिवासियों, किसानों पर अत्याचार, बैंकों में रखा पब्लिक की सेविंग का पैसा लूटना, विदेशों में भेजकर जमा कराना, स्टॉक मार्केट के मैनिपुलेशन के द्वारा जनता की सेविंग को दोनों हाथों से लूटना, अपने कॉर्पोरेट्स और पॉलिटिकल दलालों के साथ मिलकर समाज को धर्म, जाति, वर्गों में बांटकर देश की एकता, अखंडता को कमजोर करने जैसे अनेक कष्टों, भाषाओं के आधार पर दुखों को इनके शासन में सामना करना पड़ेगा। उत्तरकांड में प्रभु श्री राम और भरत के संवाद में भगवान द्वारा बताए गए दुष्टों और राक्षसों के सभी गुण इस पार्टी के अंदर मौजूद हैं। संजय जी, सभी गुण मौजूद हैं। चलते चलते मैं एक चीज और बताना चाहता हूं संजय जी, नवरात्रि आ रहे हैं, एक संदेश देकर के छोड़ते हैं, हम अगले प्रोग्राम में करेंगे बाकी बातें। आध्यात्मिक चेतावनी है, अगर भारत के देशवासी और देश और विदेश के लोग जो भारतीय रह रहे सच में महिलाओं के, कन्याओं, स्मॉल गर्ल्स का सम्मान और उनकी रक्षा करने वाली सोच रखते हैं, तो उन्हें आने वाले नवरात्रि जो 19 मार्च 2026 को शुरू हो रहे हैं, नवरात्रों में मां दुर्गा काली के सामने शपथ लेकर संकल्प लेना चाहिए कि वे इन नवरात्रों से ही देश में महिलाओं का रेप, हत्याएं, उनका यौन शोषण, सेक्स अब्यूज करने वाले लोग, एप्स्टीन फाइल में लिप्त सेक्स स्कैंडल में लिप्त मोदी सरकार, उसके मंत्री, प्रवक्ता, गोदी मीडिया, कॉर्पोरेट लीडर्स, ब्यूरोक्रेट्स का, यूएसए, इजराइल का सामाजिक बहिष्कार करेंगे। अन्यथा याद रखें कि महिलाओं के साथ अभी तक दुर्व्यवहार करने वाले इन लोगों के साथ आप सभी की भी इन सभी पापों के आप भागीदार बनेंगे और मां दुर्गा द्वारा अपने परिवार सहित दंड अवश्य पाएंगे। याद रहे, चंड मुंड, मधुकैटव आदि राक्षसों का वध नारी शक्ति यानी देवी ने किया, इसलिए ये नवरात्र में 2014 से सत्ता में बैठे चंड मुंड का अंत भी यही संदेश है कि इसी नारी शक्ति के द्वारा दिया जाएगा। और इसी तरह बहिष्कार करें जैसे 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी ने दिया था और 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन। संजय जी, आपको पता है चौंकाने वाली बात, उसके बाद प्रोग्राम खत्म करते हैं, जनवरी 2026 से लेकर के मैंने अपने प्रोग्राम में हमेशा आप लोगों को शेयर किया था ना, ये 14 सितंबर की भविष्यवाणी कितनी सटीक, जब मंगल ने जो राशि बदली थी, आपको दिखाया था, मंगल ने ये दशा बदली थी, और कितना सारा चीजें आ गया। ये राइट अप है, उसमें शेयर कीजिएगा। जब मैंने ये प्रेडिक्ट किया था रुपया कमजोर होगा, हमारी इकोनॉमी खराब होगी,
खराब होगी, एफडीआई घटेगा, शेयर बाजार का विध्वंस उड़ेगा। संजय जी लास्ट लाइन, इंडियन स्टॉक मार्केट में जनवरी से लेकर अभी तक 44 से 45 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। जनवरी से लेकर 16 मार्च 2026 तक 44 से 45 लाख करोड़, ये बनता है हमारा करीब करीब 12 से 13 बिलियन डॉलर का। उस समय हमारी जनवरी के टाइम में जो शुरुआत में थी 5.3 ट्रिलियन थी मार्केट कैपिटल स्टॉक मार्केट की, जो अब घटकर 4.77 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर हो गई है। और एफआईज ने, विदेशी निवेशकों ने जनवरी से लेकर अभी तक 1,04,000 करोड़ रुपया निकाल लिया है। संजय जी, इसके साथ भस्मासुर के ऊपर बोलना चाहता था, लेकिन आज भस्मासुर के लिए इतना ही काफी है। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के स्मरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरो कलेश का। जय श्री राम, जय हनुमान। अगले प्रोग्राम में संवत्सर की कुंडली और भस्मासुर के बारे में जरूर बताएंगे। जय श्री। तो ये थे राजीव नारायण जी और पूरी इन्होंने बातचीत आपको सुनाई। मुझे लगता है राजीव जी जितना बेखौफ होके बोलते हैं वो बहुत खतरनाक लगता है लोगों को। मैं आजकल जस संजय का एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, लोग ब्लॉग कर रहा हूँ। जस संजय को भी सपोर्ट कीजिएगा, आपका प्यार बहुत जरूरी है। कैसा लगा बताइएगा जरूर। शुक्रिया। जस संजय का ये लोगो है, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे जाइए और जस संजय को भी लोड कर लीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।